जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो इस वर्ष यूटेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह परीक्षा आगामी सितंबर माह में प्रस्तावित है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, वैसे तो लगभग आप सभी जानते होंगे कि यूटेट में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पेपर होता है कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के शिक्षक बनने के लिए यानी प्राइमरी टीचर बनने के लिए, और जो सेकंड पेपर होता है वो होता है कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए। इन दोनों ही जो हमारे प्रश्न पत्र हैं इनमें कुल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस वीडियो में मैं यूटेट फर्स्ट के पेडागोजी के 30 प्रश्न जो कि 2022 में पूछे गए हैं उनको आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इसी क्रम में अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज यहां पर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दें, मुझे इसका इंतजार रहेगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सभी से यह विनम्र निवेदन है कि इसी तरह के वीडियोस, उत्तराखंड रिलेटेड एग्जाम अपडेट्स, चाहे वो आपका डीएलएड हो, बीएड हो, ये सभी पाने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर कोई भी अपडेट आता है तुरंत आपके पास पहले पहुंचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है, इन विच मेथड अ पर्सन डज नॉट फाइंड ऑल द ऑप्शंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बट ही ओनली सेलेक्ट्स दोज ऑप्शन एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच ही फाइंड्स अप्रोप्रिएट। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, यहाँ पर हिंदी में भी आपका बाई तरफ लिखा गया है। जहाँ पर कोई चीज़ डिफिकल्ट होगी हम उसे हिंदी में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अभी अंग्रेजी वाली साइड से हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसी कौन सी जो विधि है जिसमें जो व्यक्ति है वो समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, अपितु केवल उन्हीं विकल्पों का चयन करता है जिसमें समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उसे संगत प्रतीत होती है। तो यहाँ पे 4 मेथड्स दी गई हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक का जो मतलब है, जो ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ही होता है टू फाइंड, डिस्कवर करना या सर्च करना, जिसमें कि जो आपका व्यक्ति होता है वो चीज़ों को ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे जल्दी से जल्दी उसका आंसर निकालना चाहता है। तो ये इसका सही उत्तर है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसका जो हम इसके जनक माना जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग को, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग को इसका जनक माना जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी को हमें यहाँ पर मैच करना है। तो आप देखेंगे ग्रामर। ग्रामर क्या है? आप देखेंगे ग्रामर है क्या? रूल्स विद इन गिवन लैंग्वेज। ग्रामर जैसे हम व्याकरण कहते हैं या इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, तो क्या रूल्स दिए होते हैं उसमें लैंग्वेज को कैसे स्पोकन करना है, स्पोक करना है हमें, या स्पीक करनी है लैंग्वेज। तो इसके बाद सिमेटिक डेवलपमेंट। सिमेटिक डेवलपमेंट होता है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ द स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, कि आप बोलने व लिखने की भाषा के अर्थ को समझना होता है आपका। यहाँ पर देखेंगे जो सिमेंटिक डेवलपमेंट होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। ग्रामर इज रूल्स विद इन अ गिवन लैंग्वेज। बैबलिंग, ये भी आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज है जो कि 6 महीने तक बच्चों में आ जाती है, 6 महीने के बाद। तो ये होता है आपका बैबलिंग होती है आपका एन अर्ली स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट, एक अर्ली स्टेज है स्पीच डेवलपमेंट की। फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिकॉग्नाइजेबल स्पीच, यानी पहचानने योग्य भाषा बोलने की क्षमता जो होती है वो कहलाती है फोनोलॉजिकल विकास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स दिए गए हैं जो शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जो मनोवैज्ञानिक कारक ऐसे कौन से हैं? मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल क्लासरूम, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको बेस्ट यहाँ पे ढूंढना है। तो सबसे पहली बात है कि मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट कितना मोटिवेटेड है, ये यहाँ पर उसका क्या लर्निंग प्रोसेस को यहाँ पर वो अफेक्ट करेगा। इसके बाद हम बात करने देते हैं इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट, उसका इंटरेस्ट कितना, उसका एप्टीट्यूड क्या है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एंड 3। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी, कैसा होना चाहिए? जो शिक्षण अधिगम सामग्री है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? कलरफुल, मल्टी सेंसरी, बिग इन साइज, एट्रैक्टिव। तो बहुसंवेदी होनी चाहिए, मल्टी सेंसरी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, when a student learns to perform behavior that produce positive outcomes and to avoid behavior that yield negative outcome, this is an example of। थोड़ा हिंदी में आप समझ लेते हैं। जब कोई विद्यार्थी उस व्यवहार को निष्पादित करना सीखता है जो सकारात्मक परिणाम देता है और उस व्यवहार को करने से बचता है जिससे उसे नकारात्मक परिणाम मिले, यह उदाहरण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑपरेंट कंडीशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग और ट्रेस कंडीशनिंग। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशन में होता यह है कि जो आपका विद्यार्थी होता है वो जो पॉजिटिव आउटकम होते हैं उनको वो करता है, और जो अवॉइड करता है ऐसे बिहेवियर को जिनके क्या होते हैं, नेगेटिव आउटकम्स होते हैं। और हम यहाँ पे जो हमारी जो कंडीशनिंग थी इसके जो जनक हैं, इसके फादर हैं वो हैं स्किनर, और जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो थी पेवलॉफ की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन विच सिचुएशन विल यू गिव कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट टू स्टूडेंट्स। आप किस परिस्थिति में विद्यार्थी को सतत पुनर्बलन देंगे? तो कौन सी स्थिति में देंगे? फॉर स्टैब्लिशिंग अ पास्ट बिहेवियर,
फॉर स्टैब्लिशिंग अ न्यू बिहेवियर, इन मेंटेनिंग अ न्यू बिहेवियर, और बोथ बी एंड सी। तो हम उसको देंगे कि भाई वो क्या करे, स्टैब्लिश करे, न्यू बिहेवियर को क्या करे, स्टैब्लिश करे। इसके लिए हम क्या देंगे उसको, पुनर्बल यहाँ पर बार बार देंगे, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट टू स्टूडेंट्स कब देंगे, फॉर स्टैब्लिशिंग अ न्यू बिहेवियर। तो सिक्स का यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव एवर वॉच्ड समवन वेव अ फ्लैश लाइट इन अ डार्क रूम एंड परसीव्ड ट्रेल्स ऑफ लाइट बिहाइंड इट, यू आर फैमिलियर विद द ऑपरेशन ऑफ। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में भी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रोसीजर मेमोरी, सेंसरी मेमोरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंसरी मेमोरी। संवेदी स्मृति जो होती है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। कोई जो हमारा जो अक्षम बच्चे हैं उनकी कौन सी विशेषताएं हैं। तो गुड अटेंशन स्पान होगा, ओमिट, उनका बहुत अच्छा तो आपका अच्छी ध्यान अवधि तो होगी नहीं उनकी, ओमिट वर्ड्स वाइल राइटिंग, लिखते वक्त कुछ चीज़ें वो मिस कर सकते हैं, या डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल सिंबल्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एंड 3। वो लिखते टाइम कुछ वर्ड्स ओमिट कर सकते हैं, या मैथमेटिकल सिंबल जहाँ पे प्लस माइनस इनटू कुछ भी बना रहे हो उनको डिफिकल्ट हो सकता है उसको अंडरस्टैंडिंग करने में। तो यहाँ पर लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड के संग ये प्रॉब्लम हो सकता है। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन है, Which of the following will help in the development of inclusive environment in school? फर्स्ट ऑप्शन है ensure full participation in all activities, creation of barrier free environment, सी है करिकुलम एडेप्टेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो इंक्लूसिव यानी हम जो कहते हैं समावेशी वातावरण के विकास में सहायक होगा, तो इसमें सभी गतिविधियों में पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी है बाधा रहित वातावरण का सृजन, पार्ट सी है पाठचर्या अनुकूलन एवं कक्ष प्रबंधन। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर होगा। सारी ऑप्शन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट के लिए फॉलो करेंगे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। पहला ऑप्शन है ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर, दूसरा ऑप्शन है फोकस ऑन डिसेबिलिटीज रादर देन एबिलिटीज, तीसरा ऑप्शन है फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, फोर्थ ऑप्शन है ऑनर द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इक्विटेबली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4। सेकंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम डिसेबिलिटीज में किसी बच्चे की ध्यान नहीं देंगे, उसकी एबिलिटीज पे ध्यान देंगे। तो इसमें बोला था फोकस ऑन डिसेबिलिटीज, तो यहाँ पे 1, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, एनईपी 2020 फोकसेज ऑन फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड, समेटिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड, 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। तो हमने पढ़ा था फॉर्मेटिव समेटिव, हम देखते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनईपी में बात की गई थी 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के बारे में बात की गई है यहाँ पर एनईपी में। Which of the following way of assessment help teacher not only to understand the learning gaps of each child but also to reflect, review and modify their teaching learning as per the need and learning style of the student? तो यहाँ पे बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, दो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, एक तो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑप्शन ए एंड सी, यानी अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन। तो बहुत बार क्या होता है, हम यहाँ पर कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं किसी चीज़ को, उसमें अगर हमें उसके बीच में हम अगर कुछ कर रहे हैं कि हमें देखना है कि हमने क्या पढ़ाया, बच्चों को कितना समझ में आया, कितने लर्निंग गैप्स रहे, हम उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो ये कब होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग के दौरान हो सकता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा जब हमने अपनी पूरा पाठ्यचर्या हमने पूरी पढ़ा दी, अपना पूरा पाठ्यक्रम उसमें कर दिया है, यानी चैप्टर, यानी हम मान लीजिए हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया, उसके बाद हमने कोर्स कर दिया, तो हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग करेंगे। लेकिन विद इन अ लेसन बीच में अगर हमें जानना है तो हम करेंगे उस टाइम में असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आकलन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रक्षा कंप्लीट ऑल हर वर्क इन ड्यू टाइम, सी स्टडीज रेगुलरली बिकॉज सी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। सी इज, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि एक बालिका है जिसका नाम रक्षा है, वो अपने सभी काम निर्धारित समय में पूरी करती है, वो नियमित रूप से पढ़ाई करती है क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती है। तो ऑप्शन ए इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, मोटिवेटेड टू बी प्लेस्ड, हार्ड वर्किंग बट एम्बिशियस। तो यहाँ पर बच्चा जब रेगुलरली खुद से पढ़ रहा है तो वो क्या होगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा, यानी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा। विच टेक्निक कैन यू सी इजिली टू नो दैट हाउ मच अ चाइल्ड इज मोटिवेटेड इन स्कूल। तो सीधी बात से सबसे सरल टेक्निक कौन सी होगी, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, प्रोजेक्टिव टेक्निक, क्वेश्चनर टेक्निक, केस स्टडी टेक्निक। केस स्टडी तो बहुत लंबी होगी, तो सबसे सरल कौन सी होगी यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन टेक्निक। यहाँ पे इसका सही उत्तर जाएगा, यानी ऑप्शन ए, अवलोकन विधि के द्वारा हम विद्यार्थी के जो विद्यालय में कितना अभिप्रेरित है यह जानने में हमारे लिए सहायक हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मास्लो, अ स्टेट इन विच पीपल रीच देयर फुलेस्ट पोटेंशियल इज कॉल्ड। तो देखिए 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और हमें पता है कि मास्लो के उसमें हमने 5 चीज़ें यहाँ पर पढ़ी थी, 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें हम बात करते हैं। आपका सबसे पहले होता है फिजियोलॉजिकल होता है, फिर सेफ्टी नीड्स होती हैं, लव एंड बिलोंगिंग्स होती है, फिर सेल्फ एस्टीम होती है, एंड लास्ट में होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं आत्मसिद्धि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फुलेस्ट पोटेंशियल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ अ चाइल्ड हैज अ कैपेसिटी टू एक्वायर सम स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल आफ्टर ट्रेनिंग देन दिस इंडिकेट हिज। तो क्या दिखाएगा, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड। तो इसका वो क्या दिखाएगा, एप्टीट्यूड, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसकी अभिक्षमता को यहाँ पर यह दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग बोथ अफेक्ट द डेवलप। देखिए यहाँ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको समझना होगा कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए मैच्योरेशन एंड लर्निंग बोथ अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ इमोशन, यानी संवेग के विकास को परिपक्वता तथा अधिगम दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, करते हैं। स्टेटमेंट 2 है, बोथ दिस प्रोसेस डिपेंड ऑन ईच अदर एंड आर म्यूचुअली रिलेटेड। ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं तथा परस्पर संबंधी है। तो इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा ये हमें बताना है। तो इसमें ये
टू भी सही है, फर्स्ट भी सही है, दोनों एक दूसरे पे क्या करती हैं, परस्पर संबंधी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 70। इसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टेस्टिंग द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की जो अवधारणात्मक समझ के परीक्षण हेतु सबसे उपयुक्त कौन सा प्रश्न रहेगा, आप उससे पूछेंगे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नेम द 9 प्लैनेट्स, व्हाई प्लैनेट्स इन डेजर्ट हैव थॉर्न्स, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। देखिए आप देखेंगे ए बी डी जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जिनके आंसर दिए जा सकते हैं, लेकिन हमें बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखनी है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भाई रेगिस्तान में पौधों में कांटे क्यों होते हैं। अगर इसका उत्तर दे पा रहा है तो उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इसका मतलब। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू विच चाइल्ड विल यूज से क्रिएटिव। किस बच्चे को आप क्रिएटिव कहेंगे, हु प्रेजेंट न्यू थॉट्स, हु क्रिएट न्यू थिंग्स, हु शो नोवेलिटी एंड ओरिजिनलिटी इन हिज वर्क, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बच्चा जो आपका क्या है, सृजनात्मक है, जो नए विचार प्रस्तुत करता है, जो नई वस्तुएं बनाता है, जो अपने कार्य में नवीनता और मौलिकता का प्रदर्शन करता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, डेवलपमेंट टास्क ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 6 to 8 ईयर्स आर। तो डेवलपमेंट टास्क क्या होते हैं, लर्न टू स्पीक 2 वर्ड्स, नहीं 6 साल से 8 साल के बच्चे को हम ये तो नहीं कहते कि वो 2 शब्द बोल पाएगा, ये उसका टास्क नहीं है। लर्न फिजिकल स्किल फॉर सिंपल गेम्स, डेवलप बेसिक स्किल्स इन रीडिंग एंड कैलकुलेटिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। हम सरल खेल के लिए शारीरिक कौशल सीखना, पढ़ने गणना करने में लिखने की मूलभूत कौशलों का विकास हम एक बच्चे के विकास में जो 6 से 8 साल का जो बच्चा होगा उसके विकासात्मक कार्य हैं, तो ये सही हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी 2 and 3। Reena is a talented girl. On the basis of intelligence testing, she can be said brilliant, but she always feels that her classroom is boring. How can you help Reena as a teacher? कैसे आप हेल्प करेंगे, कोई रीना एक प्रतिभावान छात्रा है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर उसके मेधावी कहा जा सकता है, किंतु वह सदैव महसूस करती है कि उसकी कक्षा निरस है, उसको क्लास में मजा नहीं आ रहा, बोरिंग सी लग रही है। तो आप कैसे हेल्प, एक टीचर होने के साथ आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, टीचिंग हर बाय सिंपल मेथड, यूज इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड्स फॉर डेवलपिंग हायर ऑर्डर स्किल्स, मेक हर क्लास मॉनिटर, गिव हर मोर होम असाइनमेंट्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आप क्या करेंगे, यूज इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड्स, ताकि उसको भी उसमें क्या लगे, क्लास इंटरेस्टिंग लगे। ये तो नहीं होगा आप उसको मॉनिटर बना देंगे या उसको कुछ घर के लिए काम दे देंगे या उसको और सरल से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, तो आप क्लास को क्या करेंगे और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट अमंग स्टूडेंट। तो टीम स्पिरिट कहाँ से आएगी, कॉम्पिटेटिव, कोऑपरेटिव, इंडिविजुअलिस्टिक या डिसिप्लिन। तो आपको पता है टीम स्पिरिट, जैसे हम क्रिकेट ही है, क्रिकेट गेम खेल रहे हैं तो टीम स्पिरिट क्या होती है, जो आती है कोऑपरेशन से आती है। तो कोऑपरेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगी, कोऑपरेटिव एनवायरमेंट होगा तो टीम स्पिरिट भी आएगी, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन शॉर्ट, यूज ऑफ डिजिटल TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मैक्सिमम यूज ऑफ ICT, टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यूज ऑफ लेक्चर मेथड। तो कक्षा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चीज सुनिश्चित की जानी चाहिए, कि आपको डिजिटल TLM का प्रयोग करना चाहिए, ICT का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए, या व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षण हो। तो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो बच्चों में भिन्नताएं हैं उसके अनुसार यहाँ पर भिन्नताएं, उसके अनुसार यहाँ पे आपका शिक्षण होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं क्या है, हाई IQ बट स्टेबल। अब क्या फायदा अगर हाई IQ है स्टेबल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। बीइंग एबल टू मोटिवेट अदर्स, बिल्कुल सही है। मैनेजिंग वंस ओन इमोशन, तो यहाँ पर 2 and 3 इसका सही उत्तर जाएंगे, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन बिल्ड इंक्रीजिंग नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू फॉलोइंग 2 प्रोसेसेस। तो यहाँ पर बताना है कि पियाजे के अनुसार बच्चे विश्व के विषय में बढ़ते ज्ञान का निर्माण निम्न 2 प्रक्रियाओं द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए है एसिमिलेशन एकोमोडेशन, बी है एसिमिलेशन स्कैफोल्डिंग, सी है आपका स्कीमा एसिमिलेशन, डी है स्कीमा एकोमोडेशन। तो यहाँ पे देखिए स्कैफोल्डिंग तो आपका वाइगोस्की का था, तो ये तो हो नहीं सकता, पियाजे का पूछ रहा है। देखिए जो पियाजे थे उनके अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य जो करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे हम कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन को हम एडेप्टेशन कहते हैं यहाँ पर वैसे। और इसकी 2 सब प्रोसेसेस हैं, 2 उपक्रियाएं हैं, जिनका नाम है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी आत्मसातकरण और समायोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आत्मसातकरण और अनुकूलन यहाँ पे इसके सही ऑप्शन होंगे। द इनेबिलिटी ऑफ यंग चिल्ड्रन टू डिस्टिंग्विश देयर ओन पर्सपेक्टिव फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स इज कॉल्ड। क्या होता है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे में स्वयं के दृष्टिकोण को दूसरे से भिन्न करने में असमर्थता है, तो उसमें ये जो होता है वो होता है आपका ईगोसेंट्रिज्म। इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ये आपका हम देखेंगे जो पियाजे था, पियाजे के जो हमारे उसमें जो अवस्थाएं दी गई थी, उसमें ये 4 जो अवस्थाएं थी उसमें ये मिलता है आपको दूसरे वाले में, जिसको हम बोलते हैं आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो वहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म होता है और जीवाद एनिमिज्म भी होता है वहाँ पे, जिसमें बच्चे को लगता है कि वही जो है मतलब वो दूसरों, मतलब वो असमर्थ है दूसरों से भिन्नता करने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एट द कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी मोरालिटी इज जज्ड इन टर्म्स ऑफ। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पारंपरिक स्तर पर नैतिकता को जांचा जाता है, लॉज एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है लॉ एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के नियम कानून के आधार पर। यहाँ पे कोहलबर्ग ने 6 अवस्थाएं दी गई थी कोहलबर्ग की, तो उसमें से जो कन्वेंशनल लेवल है वहाँ पे बताया गया कि लॉ एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी के टर्म्स में मोरालिटी को जज करते हैं। 28वां प्रश्न है, देयर आर सेवरल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस सच एज वर्बल, मैथमेटिकल, बॉडीली, किनेस्थेटिक एक्सेट्रा, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो
हम गार्डनर को पता है, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, जिसमें कि 8 यहाँ पर इंटेलिजेंस थी, जिनमें यहाँ पे बताया भी, कुछ का नाम दिया गणितीय, शारीरिक, गत्यात्मक। तो ये किसकी थ्योरी है? गार्डनर की। तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, ट्रेट्स दैट आर हाईली हेरिटेबल कैन बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऐसे सील गुण जो अत्यधिक अनुवांशिक होते हैं उन्हें पर्यावरणीय कारकों से दृढ़तापूर्वक प्रभावित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन है इसका, हाइट इज हाईली हेरिटेबल येट एवरेज हाइट इज हैज इंक्रीज इन मेनी कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड अदर फैक्टर। देखिए यहाँ पे बताना है कि स्टेटमेंट दिया और एक्सप्लेनेशन दिया है कि पहले तो ये देखना है कि ये दोनों सही हैं। अगर सही है तो क्या उस कथन का सही व्याख्या की गई है? तो बिल्कुल ठीक है कि ये देखा गया कि जो ऐसे सील गुण जो अत्यधिक अनुवांशिक होते हैं उन्हें पर्यावरणीय कारकों से दृढ़तापूर्वक प्रभावित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे व्याख्या जो है, लंबाई अत्यधिक अनुवांशिक होती है, बिल्कुल ठीक है। अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे। लेकिन कह रहा है किंतु पोषण एवं अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप बहुत से देशों में औसत लंबाई बढ़ी है। अगर आप अच्छा खान पान करेंगे तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर आपकी लंबाई भी क्या हो, बढ़े। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, सॉरी स्टेटमेंट, हाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट, यानी स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर 29वें का सही होगा। इसके बाद बात करते हैं लास्ट जो हमारा प्रश्न है, द ग्रेटर द इफेक्ट एक्सपेंडेड इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन द मोर रिलायबली द इन्फॉर्मेशन विल बी रिकॉल्ड लेटर। स्टेटमेंट 2 है, डीपर द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी इनकाउंटर न्यू इन्फॉर्मेशन द मोर लाइकली द इन्फॉर्मेशन इज टू एंटर लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखो दो कथन दिए गए, हमें बताना है। देखिए जितना अधिक सूचना के प्रसंस्करण के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएंगे उतनी ही सरलता से बाद में सूचना को याद किया जा सका। जितना हम सरल करके उसको विस्तार से हम करेंगे उतना ही हमें वो लंबे समय तक क्या रहेगा, सूचना को हम याद कर सकते हैं। जबकि कथन 2 दिया गया है, जब हमें नई सूचना प्राप्त होती है उस समय पर प्रसंस्करण का स्तर जितना गहरा होता है तो सूचना को दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करने की संभावना उतनी अधिक होती है। तो यहाँ पर जो हमारे हैं ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बोथ इज द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे वीडियो बनाए जाएँ, पेडागोजी हो गया, आपके इंग्लिश, हिंदी या एनवायरमेंटल साइंस, सोशल स्टडी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हम उनको डिस्कस करें सब्जेक्ट वाइज, तो आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और ये भी ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।